हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मिशन 11 दिन 11 चैप्टर्स एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस मिशन इज हेल्पिंग यू अलॉट. मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर इस मिशन को कंटिन्यूड रखना, बंद मत करना, बिकॉज इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है. सारे के सारे चैप्टर्स जो हम लोग भूल जाते हैं वो रिकॉल हो चुके हैं और वो भी बहुत कम समय के अंदर. सो गाइज, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ये मिशन कंटिन्यूड रहेगा. वो अलग बात है कि मिशन का नाम बदल जाएगा. मिशन 1.0 से ये मिशन 2.0 हो जाएगा जैसे ही मेरे जो टास्क ऑफ 11 चैप्टर्स है वो ख़त्म हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. तो सर लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था इन जीएसटी, दैट वाज रिटर्न्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया था. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके अंदर कमेंट करा और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, वेरी वेल डन. आई लव यू ऑल बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि जो स्टूडेंट मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं और जो नहीं करते हैं वो सब डांट खाने वाले बच्चे हैं. जब भी मिलेंगे उनको डांट पड़ेगी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी श्योर. क्लियर है? बिकॉज एटीट्यूड में कुछ नहीं रखा. आपको आंसर करना आपके फ़ायदे के लिए ज़रूरी है, इस बात को समझना पड़ेगा. क्लियर है? यस सर. तो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन वी विल बी पिकिंग अ चैप्टर फ्रॉम जीएसटी इटसेल्फ. Very important chapter for CS executive as well as for CS professional students. And if any student from CA Inter, CA Final, CMA Inter, CMA Final B अगर इस सीरीज को देख रहा हो, ट्रस्ट मी ये सीरीज आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना CS के स्टूडेंट्स के लिए. राइट? चलिए, और सीरीज को पूरा देखेगा, यू विल एंजॉय अ लॉट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी भी कवर करनी बाकी हैं. राइट? ठीक है सर. तो आज का जो चैप्टर है, ऊपर हेडिंग डालेंगे ई वे बिल्स. यस, ई वे बिल्स. सर ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ऑल्दो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको आज की क्लास में वाइंड अप करा सकूं. इन केस अगर मैं नहीं करा पाया तो यस, रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन ई वे बिल्स. ठीक है? चलिए सर, बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले इसके प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं और ई वे बिल एक्चुअली में क्या होता है हम 1 मिनट में पहले समझ लेते हैं. ठीक है? देखिए, ई वे बिल का जो प्रोविजन है ना, दैट इज गिवन इन सेक्शन 68 रेड विद रूल 138. तो सेक्शन 68 रेड विद रूल 138 में हमें ई वे बिल के सारे प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे. क्लियर है? और अब सवाल यहां पर यह है कि सर ये ई वे बिल होता क्या है और क्यों पढ़ाया जा रहा है. तो समझिए जरा. देखिए, ई का तो मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, उसको छोड़ देते हैं. वे बिल क्या होता है? देखिए, वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है. वे बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है बेटा. एक डॉक्यूमेंट होता है जो कैरी करना पड़ता है बाय द कैरियर ऑफ गुड्स. यानी कि जो भी आदमी गुड्स को कैरी करके मूव करेगा, वाइल मूवमेंट ऑफ गुड्स. इसका मतलब अगर कोई भी आदमी गुड्स की मूवमेंट करता पाया गया, वेदर इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, उस सिचुएशन में जो भी कैरियर होगा, कैरियर समझते हैं ना, जो उन गुड्स को कैरी करके जा रहा होगा, उसके पास एक वे बिल होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? वे बिल. क्लियर है? अब ये डॉक्यूमेंट जनरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिकली. कम ऑन, कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ई वे बिल. क्या समझ आ गया? सो अगर कोई पूछे वे बिल क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल. पोर्टल कौन सा है सर? अभी मैं सब लिखवाऊंगा, इसका पोर्टल भी लिखवाऊंगा, कैसे जनरेट होता है ये भी बताऊंगा. ठीक है? सो ये पोर्टल पे जनरेट होता है, राइट? और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है. कौन कैरी करता है? कैरियर कैरी करता है. कब कैरी करता है? जब वो गुड्स की मूवमेंट करता है. क्लियर है? यस सर. अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या डिटेल डालनी पड़ती है? दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, हमेशा याद रखना कि ई वे बिल के डॉक्यूमेंट में हमें डिटेल रिलेटेड टू गुड्स, कंसाइनर, कंसाइनी
कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, वो कहाँ रहते हैं, मतलब उनका प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है, उसका चेसी नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है। इसके अलावा वे कौन सा फॉलो करोगे टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, एवरी डिटेल इज टू बी प्रोवाइडेड इन दिस ई वे बिल। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जिसे जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू गुड्स, related to mode of transportation, related to consigner, related to consignee, related to the way from where this movement will take place. Clear है? Yes. अब इंडिया में याद रखना, जब से जीएसटी लॉ आया है, मूवमेंट ऑफ गुड्स विल नॉट बी परमिटेड, मूवमेंट ऑफ गुड्स विल नॉट बी परमिटेड अनलेस ई वे बिल इज बीइंग जनरेटेड। याद रखना, ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये ई वे बिल हमें जनरेट कब करना होता है? तो लिख लीजिएगा, इट इज टू बी जनरेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। याद रखना, मूवमेंट को कमेंस करने से पहले हमें ये ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर हमें समझ आ गया, ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जिसे जनरेट किया जाता है बिफोर कमेंसमेंट ऑन द पोर्टल। ऑन द पोर्टल हम इसको जनरेट करते हैं। यस, एंड इट इज बीइंग कैरिड बाय द कैरियर, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स करता पाया जाएगा, और इसमें डिटेल रिलेटेड टू सप्लाई गुड्स, सप्लाई नहीं, डिटेल रिलेटेड टू गुड्स, डिटेल रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, डिटेल ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड द वे जो आप फॉलो करोगे टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, सारी डिटेल हम लोगों को इस ई वे बिल में डालनी होती है। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, वाई ई वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ मूवमेंट। तो लॉ ने बहुत क्लियरली करा कि ई वे बिल इसलिए चाहिए क्योंकि जब पुराने लॉ में ई वे बिल नहीं था, जब ई वे बिल नहीं था, पहले हमारे इंडिया में ई वे बिल कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो जब भी मूवमेंट होती थी ना, तो उस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाए जाते थे। जगह जगह पे क्या लगते थे? चेक पोस्ट। हर चेक पोस्ट पे चेकिंग होती थी, वेरिफिकेशन होती थी कि आप कौन सा गुड्स लेकर आए हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक तो डिले हो जाता था मूवमेंट में, यानी कि जो चीज़ 2 घंटे में पहुंच सकती थी वो 10 घंटे में पहुंचती थी, और इसमें इवेजन भी बहुत ज़्यादा होता था टैक्सेस का। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंटली कि इसके अंदर मैनुअल लेबर इंटरवेंशन था, और आप सबको मालूम है कि जहां आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी 100% श्योर है। यस और नो? यस। तो अब जब जीएसटी लाया गया तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम इस पूरे के पूरे काम को कोशिश करें मैनुअल से हटाकर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दें, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक कर दें, हमें फिजिकल चेक्स एवरी टाइम करने की ज़रूरत ना पड़े, टैक्स भी चोरियां रोक सकेंगे हम, और एट द सेम टाइम मैन पावर भी कम चाहिए होगी, और स्पीडी मूवमेंट हमें मिलने को देखने को मिलेगी, क्योंकि चेक पोस्ट इतने सारे होंगे नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मूवमेंट होगा वो फास्ट हो जाएगा और गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पे और जल्दी पहुंच सकेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस। तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स? एक तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, टैक्स इवेजन कम हो जाएगा। सो विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड सरकार लेकर आई कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। तो जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर चैट बॉक्स ओपन करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन, ई वे बिल हमें जनरेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट? कम ऑन जल्दी बोलो। वेरी गुड, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। इंटर में करना है, इंट्रा में करना है, या इन एनी केस वेदर इंटर स्टेट मूवमेंट हो या इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो। अच्छा, मैंने कहीं पर भी वर्ड यूज नहीं करा कि इट शुड बी सप्लाई, मैंने कहा मूवमेंट, जहां मूवमेंट आएगी वेदर रीजन इज सप्लाई वेदर देयर इज नो सप्लाई। अगर मूवमेंट आ गई तो सर आपके लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, याद रखना। मैं रिपीट करूंगा, ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है अगर हमने क्या देख लिया? मूवमेंट देख लिया
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेदर वो मूवमेंट की वजह सप्लाई थी या वो मूवमेंट की वजह सप्लाई नहीं थी। कई बार बच्चा कहता है सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कि सप्लाई थी या नहीं, थोड़ा डिटेल में समझा दो। आइए देखते हैं। सर इस पॉइंट को जरा ध्यान से मेरे साथ देखेंगे, क्या होता है जनरली, सोच के बताइएगा आप। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने माल बेचना है, सेल करना है, तो सेल तो सप्लाई होती है। तो अगर आपने इसलिए मूवमेंट करी क्योंकि आपने माल बेचा था, तो ये तो रीजन क्या हो गया, सप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर माल जा रहा था, हाँ जी, प्रिंसिपल से माल कहाँ जा रहा था, जॉब वर्कर, आप सबको मालूम है ये सप्लाई नहीं होता, यस। इसका मतलब जब भी कोई मूवमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर होती है, इट इज अंडर इनवॉइस या डिलीवरी चलान, यस इट इज अंडर डिलीवरी चलान। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है? सर ये सप्लाई नहीं है। तो अब लॉ क्या कह रहा है, ई वे बिल इज मैंडेटरी वेदर द रीजन इज सप्लाई, यानी कि रीजन ऑफ मूवमेंट मे बी सप्लाई, रीजन ऑफ मूवमेंट मे नॉट बी सप्लाई। इसका मतलब ई वे बिल का होना, हमारे लिए जनरेट करना मैंडेटरी क्यों हुआ? द रीजन इज नॉट सप्लाई, इट इज मूवमेंट, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो लॉ ने बहुत क्लियरली लिख दिया रूल 138 के अंदर कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हालांकि यहां पे मैं रजिस्टर्ड पर्सन लिख रहा हूं, बट आगे जाके आप देखोगे कि जनरेट कोई भी कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है, बट फिलहाल आप इसको ऐसे समझेंगे, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल बिफोर कमेंसमेंट of movement of goods, whether movement is caused by supply, whether movement is caused for any reason other than supply, या फिर तीसरा लिख सकते हैं आप, तीसरा रीजन मे बी इनवर्ड सप्लाई, मूवमेंट की वजह है इनवर्ड सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई लिया हो और इसकी वजह से अगर मूवमेंट आया है तो भी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर? यस सर। अब थोड़ा सा हम इसके टेक्निकल पार्ट में घुस जाते। लॉन से पूछा गया कि सर आप कह रहे हो कि हर मूवमेंट के लिए हमारा ई वे बिल मैंडेटरी है, तो सर कई बार क्या आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स भी होती हैं जिनके अंदर वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। 5,000 का माल यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना है, 5,000 का माल शिफ्ट करना है, तो इसके लिए भी क्या ई वे बिल जनरेट होगा? तो लॉ ने कहा ओके फाइन। अब यहाँ पर लॉ ने एक क्लैरिटी दे दी कि ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होगा बिफोर कमेंसमेंट अगर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो है ना वो एक्सीड करेगी 50,000। इसका मतलब वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट शुड बी मोर देन 50,000 फॉर द पर्पसेस ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जहां आपको लगता हो कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं है तो आप ई वे बिल जनरेट भी नहीं करेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि जो गुड्स की मूवमेंट हो रही थी उसका वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्या था? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर? यस सर। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। फिर हमने लॉ से पूछा कि सर एक बात बताओ, ये जो आप लिख रहे हो वैल्यू, व्हाट डज इट मीन? वैल्यू का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? तो अब लॉ ने यहां पे क्लियर किया। उन्होंने कहा कि वैल्यू का मतलब वही होगा जो आपको सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पढ़ाया गया था। आपको याद होगा हमने वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट में, जिसमें सेक्शन 15 में हमने सीखा था कि कुछ एडिशन होते हैं और कुछ सब्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं और कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं वाइल कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन। तो उन्होंने कहा सर वही वाला आपने लेना है, लेकिन इसमें आप इंक्लूड करेंगे, इसमें आपको इंक्लूड करना होगा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, सेस, ये सब आपको इसमें इंक्लूड करके वैल्यू चेक करनी है। क्या मतलब है सर? देखो, मान लो अगर मैं कहूं कि ए ने बी को माल बेचा जिसकी वैल्यू थी 48,000 प्लस 4,000 जीएसटी, 48,000 प्लस 4,000 जीएसटी। अब 4,000 जीएसटी ऐड करने के बाद वो हो गया 52,000 का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया वैल्यू का मतलब क्या 52 लिया जाएगा या 48 लिया जाएगा? आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। क्या उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सब इंक्लूड करके देखा जाएगा? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
लेकिन एक्सक्लूड करना है हमें वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। याद रखना, हमें एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को उसमें से एक्सक्लूड करना है। इफ जो इनवॉइस था ना, वो अगर जो इनवॉइस बनाया गया था वो कंबाइंड बनाया गया था फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, तो उस केस में आपने एग्जम्प्ट वाले को लेस करके चेक करना है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड बी मोर देन 50,000। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, मुझे आंसर देना। सपोज करो एक इनवॉइस था, यानी कि एक ही इनवॉइस में दो तरह के गुड्स की मूवमेंट हो रही थी, एक टैक्सेबल था, दूसरा एग्जम्प्ट था। मान लेते हैं ए टैक्सेबल था और बी एग्जम्प्ट था। ए की वैल्यू थी 40,000 और बी की वैल्यू थी 10,000 या 12,000, ठीक है। बी एग्जम्प्ट था, याद रखना, और ए टैक्सेबल था, और इस पर जीएसटी था 6,000। अगर हम टोटल इनवॉइस की वैल्यू को चेक करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 58,000। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 58,000 तो फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी मतलब ई वे बिल हम लोगों को कौन सी वैल्यू लेनी है। तो कौन बताएगा, जल्दी बता दो फटाफट से चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। वेदर ई वे बिल रिक्वायर्ड और नॉट, दैट इज माई क्वेश्चन। कम ऑन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, रीजन दो, रीजन दो, वेरी गुड, रीजन दो। सर देखो, एग्जम्प्टेड आना नहीं, एग्जम्प्टेड आना नहीं, यस, और जीएसटी आना है। इन दोनों को जोड़कर भी कितना आ रहा है, 46,000, क्योंकि ये लेस देन 50,000 है, तो यहाँ पर जीएसटी सॉरी ई वे बिल इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड। वेरी वेल डन। तो हमें वैल्यू वाला मुद्दा समझ आ गया है। जितना मैंने पढ़ाया फटाफट से 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी देखेंगे। ई वे बिल क्या होता है समझ आ गया, कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, और अभी प्रॉपर तरीका ऑफ जनरेशन में बताऊंगा, और कितने मेथड होते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। अच्छा, इसमें डिटेल कौन सी होती है, गुड्स की डिटेल होती है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड की डिटेल होती है, कंसाइनर कंसाइनी और रास्ते की डिटेल होती है। वेरी गुड। जनरेट कब करना होता है सर, इसे हमें जनरेट होता है कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट से पहले। मूवमेंट की वजह सप्लाई भी हो सकती है, नॉट सप्लाई भी हो सकता है, और इनवर्ट सप्लाई भी हो सकती है बाय कम ऑन रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है, ठीक है सर। सर अच्छा एक बात बताओ, सर एक बात बताना कि क्या इसमें कोई वैल्यू का भी कोई कॉन्सेप्ट है? यस, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट शुड बी मोर देन 50,000 फॉर द पर्पसेस ऑफ कम ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ठीक है सर। सर वैल्यू में क्या क्या आएगा? सर वो सब कुछ आएगा जो सेक्शन 15 में था। यस। क्या साथ में जीएसटी भी आएगा? यस। लेकिन नहीं आएगा वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अगर इनवॉइस जो था वो कंबाइंड बनाया गया था टैक्सेबल और एग्जाम दोनों का। क्या सबको क्लियर? यस सर, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे दो स्पेशल पॉइंट, दो स्पेशल पॉइंट लिखो। ई वे बिल मैंडेटरी in 2 cases, even if value do not exceed 50,000। 2 केसेस में आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जहां पर ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी ही होगा इवन दो द वैल्यू डू नॉट एक्सीड 50,000। सर वो दो केसेस कौन से हैं लिखिए जरा। पहला है अगर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर पे मूवमेंट हो रही है और ये मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट हो रही है या यूटी हो रही है। समझ रहे हैं? अगर मान लो प्रिंसिपल दिल्ली में है, जॉब वर्कर यूपी में है, और अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट या वन स्टेट टू दी अनदर यूटी, ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा इवन इफ, मैं रिपीट करूंगा, इवन इफ द वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 50,000। क्लियर है? लेकिन याद रखना ये सिर्फ इंटर स्टेट के लिए बात हो रही है। ये सिर्फ किसके लिए बात हो रही है? इंटर स्टेट के लिए। इंट्रा स्टेट में अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा अगर वो इंटर स्टेट है तो। लेकिन अगर वो इंट्रा स्टेट है, सारे बोलेंगे मेरे पीछे, अगर वो इंट्रा स्टेट है तो फिर वैल्यू 50,000 से अगर ज्यादा है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो इंटर स्टेट है तो फिर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरेट करना मैंडेटरी है। क्या सबको क्लियर? यस सर। सेकंड सिचुएशन देखेंगे जरा। सेकंड सिचुएशन सबने देखनी है।
कहते हैं अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा था ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट किसका हो रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हो रहा है। याद रखना, इंटर स्टेट मूवमेंट किसका हो रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हो रहा है। ओके, बाय पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24। याद करो, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो क्या कि सेक्शन 24 में वैसे तो लिखता है कि इंटर स्टेट मूवमेंट जब भी होगा तो क्या हम लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता था रजिस्ट्रेशन, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए हमने वहां पर पढ़ा था एक्सेप्शन। याद है? यस सर। लेकिन उन लोगों को यह ध्यान रखना है कि भले ही वो रजिस्ट्रेशन ना लें, लेकिन ई वे बिल जनरेट करना उनके लिए मैंडेटरी होगा, ये ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन है गला ही खराब हो गया मेरा। वैसे तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी कब होता है? जब वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से अधिक हो। खत्म हो गया। वैल्यू का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ई वे बिल का जनरेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। वो दो केसेस कौन से हैं? इंटरस्टेट मूवमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, यहां पर लॉ ने क्लियर कर दिया कि भैया ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा इवन इफ द वैल्यू डू नॉट एक्सीड 50,000। दूसरा, मूवमेंट इंटरस्टेट है और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट हो रहा था बाय दैट पर्सन हु वाज बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। इन दोनों के लिए इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन 50,000 और अप टू 50,000 तो भी क्या इन लोगों को ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ ऐसे केसेस दिखाऊंगा, लिख लीजिए, ऐसे केसेस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ वैल्यू एक्सीड्स 50,000। अभी मैंने पढ़ाया था दो ऐसे केसेस जहां पर ई वे बिल बनाना पड़ेगा इवन इफ द वैल्यू डू नॉट एक्सीड 50,000। अब मैं वो सिचुएशंस दे रहा हूं जहां पर ई वे बिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब ये केसेस बहुत सारे हैं, केसेस बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको लर्न कराऊंगा ताकि आपको लर्न हो जाए, फिर मैं बीच में 2-3 और ऐड कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो लिखो जरा। सबसे पहले तो है नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स। क्या मतलब है सर? अगर आप अपनी मूवमेंट किससे कर रहे हैं? नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से कर रहे हैं, लाइक बुलक कार्ट। आपने कई बार देखा होगा रिक्शे पे माल आ रहा है, बुलक कार्ट पे माल आ रहा है, तो ऐसे केसेस, इसको बोलते हैं नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। तो लॉ ने इसे क्लियर कर दिया कि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के केस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल गुड्स लिख लीजिए। अब नॉन टैक्सेबल कौन सा होता था? याद करो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब अगर ट्रक में लिकर जा रही है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? या ट्रक में अगर हमारा वो जा रहा है, क्या कहते हैं, अभी बोला मैंने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उस केस में भी ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलते हो फटाफट से। ओए सीधा मुझे देख भाई, इतना ढीला मत हो। आपने एक चीज नोटिस करी, आपको पढ़ाते हुए मैं कभी बैठता नहीं हूं। आप बैठ के क्लास देख रहे हो ना, और मैं कभी बैठ के पढ़ाता नहीं हूं, कभी भी देख लेना। रीजन है उसका, मैं बैठ के पढ़ा सकता हूं, जब मैं जैसे ही बैठ जाऊंगा ना मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। जहां मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा आपका भी डाउन हो जाएगा। कभी भी देख लेना, मेरे कोई भी पिछले लेक्चर्स देख लो, मैंने कभी भी बैठ के नहीं पढ़ाया होगा, हमेशा खड़े होके। हालांकि इस समय कोई कमरे में है नहीं है, मैं अपने स्टूडियो में अकेला बैठा हूं और मेरे पीछे चेयर पड़ी है, आई कैन सिट लाइक दिस। ये देखो मैं बैठ सकता हूं, लेकिन मैं बैठता ही नहीं। क्यों नहीं बैठता आप समझ रहे हैं ना? बिकॉज आई वॉन्ट माई एनर्जी टू बी ऑन द टॉप। जब मैं आपको पढ़ाऊं तो मेरा एनर्जी लेवल शुड बी ऑन द टॉप, बिकॉज रीजन हम लोग इस समय एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं अभी महसूस कर पा रहा हूं कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो रही है, जरा तमीज से बैठो फटाफट से। यस, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे सारे। यस, वेरी गुड।
यस, बहुत बढ़िया। उमेश, तेरे को नींद आ रही है, पानी डाल आंख में। क्या बात कर रहे हो सर, आपको कैसे पता? सर सब कुछ पता चलता है मुझे। बहुत बढ़िया। वंश, सीधा बैठ। वंश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको मालूम है यूट्यूब पे पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना में भी अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, सबके बस की बात नहीं है, समझ आ रही है? इसे ढंग से बैठो, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मैंने दो बता दिए, एक तो नॉन मोटराइज व्हीकल और एक मैंने बता दिया एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल गुड्स। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर और भी हैं? अरे भैया बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लिख लीजिए। तीसरा, अगर आप आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो से दूसरे इनलैंड कंटेनर डिपो में मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर गुड्स की मूवमेंट एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पे हो रही है, ठीक है जी। अगर गुड्स की मूवमेंट एक आईसीडी से दूसरे आईसीडी या एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पे हो रही है तो वहां पर ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? ठीक है सर। इसके अलावा ना 8 आइटम्स दी हुई हैं, एक अनेक्स्चर पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। उस अनेक्स्चर के अंदर ना 8 आइटम्स दी हुई हैं। उन 8 आइटम्स के लिए भी ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। सर वो 8 आइटम कौन सी हैं? सर ज्वेलरी है, प्रेशियस मेटल्स हैं, पोस्टल बैगेजेस हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वो 8 आइटम। 3 तो मैंने बता दी, कौन सी? ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स, पोस्टल बैगेजेस। 8 में से मैंने 4 बता दी। आप समझ रहे, मैं कोशिश क्या कर रहा हूं ताकि आपको साथ साथ लर्न भी हो जाए। ये वो केसेस है जहां पर आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? ठीक है सर। अगर मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स जो कि शेड्यूल 3 में आए, विच इज नॉट सप्लाई, आपको याद होगा हम लोगों ने शेड्यूल 3 पढ़ा था, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। याद है सबको? यस सर, याद है। तो अगर उस लिस्ट में अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा होगा जिसे हम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई वे बिल। सर कोई एग्जाम्पल देना। सर याद करेंगे उस लिस्ट में ऐसा था कि अगर गुड्स की मूवमेंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो रही हो विदाउट एंटरिंग टू इंडिया, विदाउट बीइंग एंटरिंग टू इंडिया, नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल हो रही हो, तो वो शेड्यूल 3 में आता था। यस, तो उसको क्योंकि वो शेड्यूल 3 में था तो इसलिए उनके ऊपर ई वे बिल रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर और भी बता दो यार, 2-3 लर्न हो जाएंगे। लिख लो। मूवमेंट ऑफ एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स। आपने कई बार देखा होगा ट्रकों में एलपीजी सिलेंडर खाली जा रहे होते हैं रिफिलिंग के लिए, तो उनमें भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है जी? अच्छा, यहां मैंने बताए थे 8 ना, तो एक और लिख लो, करेंसी। करेंसी, बच्चा कहता है करेंसी क्या होती है? आपने कई बार देखा होगा बैंकों की करेंसी वहां से उठा के करेंसी चेस्ट में लेके जाते हैं। आपको मालूम है जितना भी कैश इकट्ठा होता है किसी भी बैंक में, वो वहां से एक वैन आती है, उस कैश को उठाती है और करेंसी चेस्ट में लेके जाती है। तो वहां पे मूवमेंट किसकी हो रही है? करेंसी की। तो उसको भी ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही लिखेंगे आप, ऐसे ही लिखेंगे। और कहां पर हमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है? अगर एलपीजी सिलेंडर्स की मूवमेंट हो रही है फॉर हाउस होल्ड सेक्टर के लिए या फिर नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए। याद रखना, अगर एलपीजी सिलेंडर्स की मूवमेंट हो रही है, हाँ जी रिपीट करूंगा, अगर एलपीजी सिलेंडर्स की मूवमेंट हो रही है कहां पर? हाउस होल्ड सेक्टर में या फिर नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी में, तो वहां पर भी हमें ई वे बिल जनरेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो मैंने तो बोला लिस्ट बहुत बड़ी है, लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ तो मैं याद करा ही दूं। मुझे बताओ, मैंने जितने लर्न कराए आपको लर्न हो गए? हाँ सर बिल्कुल हो गए। बताओ, नॉन मोटराइज व्हीकल, नो सर। एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल गुड्स, नो सर। शेड्यूल 3 में सप्लाई आ जाए तो नो सर। अगर आईसीडी से अनदर आईसीडी, कस्टम स्टेशन टू अनदर कस्टम स्टेशन, नो सर। सर 8 आइटम विच आर गिवन इन द एनेक्स्चर लाइक करेंसी, पोस्टल बैगेजेस, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल्स, इनकी भी मूवमेंट में ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स या फिर एलपीजी सिलेंडर जो कि सप्लाई हो रहे होते हैं टू द हाउस होल्ड सेक्टर या फिर टू द नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। क्लियर है? ऐसे लिख लीजिए, कैरोसिन ऑयल। अगर कैरोसिन ऑयल की
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सब मूवमेंट हो रही है, पीडीएस का मतलब होता है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर भी ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मुझे लगता है बहुत सारे लर्न हो गए हैं, अभी और भी आएंगे, बट आई स्टिल बिलीव कि आपने बहुत सारे लर्न कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है? यस सर। सर बाकी भी करा ही दो ना सर, ये लो फिर कर लो। देखना जरा। ओके, देखो जरा कितने सारे हो गए आपके। नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्टेड हो गया। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स भी लिख लो उसमें। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, जितने भी बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर वो खाली कंटेनर्स को हम लोग इधर उधर मूव करेंगे तो उसके लिए हमारे को ई वे बिल जनरेट नहीं करना। एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर हो गया आपका। मूवमेंट जो कि शेड्यूल 3 में हो गया, आईसीडी टू आईसीडी हो गया, वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन हो गया। बोलो ठीक है। ये एक और ऐड कर लीजिए, मूवमेंट फॉर वेटमेंट एंड बैक अप टू 20 kg। लिख ली, 20 किलोमीटर, सॉरी। लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवाता हूं। लिखो, मूवमेंट फॉर वेटमेंट। ये क्या होता है आपको मालूम है? धर्म कांटा सुना है आपने? धर्म कांटा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ना कोई बल्कि नेचर का सामान लेने जाना है और मान लो वो केजी के हिसाब से बिकता है। आपको मालूम है ये जो बल्कि नेचर सामान होते हैं ना, इसको तोलने के लिए स्पेशल वेटमेंट्स बनते हैं, धर्म कांटा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या करते हैं, तोलने के लिए ना ट्रक में सामान लोड करते हैं, उस वेटमेंट तक जाता है, वहाँ पे तोला जाता है, फिर वापस लेकर आते हैं, फिर आपसे वो पैसे चार्ज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, जब भी मूवमेंट होगी फॉर द पर्पसेज ऑफ वेटमेंट, लेकिन याद रखना वो धर्म कांटा आपके कितने अंदर अंदर होना चाहिए? 20 किलोमीटर। लेकिन अगर वो धर्म कांटा 20 किलोमीटर से ज़्यादा है दूर, अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है जी? ठीक है सर। सर और बता दो ई वे बिल कहाँ नहीं चाहिए होता? लिख लो, ट्रांजिट मूवमेंट टू नेपाल एंड भूटान। अगर नेपाल भूटान में कोई भी ट्रांजिट मूवमेंट होती है तो उसके अंदर भी ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है सर। इसके अलावा ना कुछ स्टेट भी अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं जहां पर उनको लगता हो कि ई वे बिल इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड, तो आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी? तो यहाँ तक हमारा लिस्ट क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं है बेटा, 2-3 और रह गए हैं, उसको भी हम ऐड करके ख़त्म कर देते हैं इस लिस्ट को। लिख लीजिए, और इसके अंदर कौन कौन है लिख लो। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज वेयर कंसाइनर शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। अगर भेजने वाला व्यक्ति खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर रेलवेज है तो वहां पर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। ठीक है? एक होता है कोरल। कोरल का मतलब होता है बच्चे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ये। ठीक है? वर्कड अनवर्कड कोरल्स। ठीक है? तो इनको भी अगर हम मूवमेंट करेंगे तो इसमें भी किसी तरह का कोई भी ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है? और एक लास्ट होता है बच्चे, वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है जी? डिफेंस फॉर्मेशन के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन का मूवमेंट हो रहा होगा तो उसमें ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होगा, चाहे वो कंसाइनर हो डिफेंस वाले, चाहे वो कंसाइनी हो। क्लियर है? यस सर। तो आई एम वेरी श्योर हमने सारे केसेस पढ़ लिए, वो केसेस पढ़ लिए जहाँ पर ई वे बिल मैंडेटरी है, इवन वो 50,000 से नीचे है। फिर हमने वो केस पढ़ लिए जहाँ पर ई वे बिल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, भले ही फिर वो वैल्यू 50,000 से ऊपर क्यों ना हो। और अदरवाइज जनरली अगर कोई आपसे पूछता है तो ई वे बिल कब रिक्वायर्ड होगा? अगर हमारी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इंक्लूडिंग सेंट्रल स्टेट टैक्स यूटी इज एक्सीडिंग ₹50,000। क्लियर हो गया? यस सर। तो हमने ये सारी बातें समझ ली। ठीक है जी? अब हम थोड़ा सा ई वे बिल के बारे में भी समझ लेते हैं कि ई वे बिल का फॉर्म नंबर क्या होता है। ठीक है ना? इसको जनरेट कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। ठीक है? लिखो, देखिए ई वे बिल का फॉर्म नंबर आप लिख लीजिए, GSTEWB
01। ठीक है जी, लिख लीजिए पहले फटाफट से। इसमें दो पार्ट्स होते हैं बेटा, लिख लीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है जी। पार्ट ए में ना हमें डिटेल्स रिलेटेड टू गुड्स भरनी होती है। ठीक है ना, गुड्स से रिलेटेड सारी डिटेल पार्ट ए में जाती है और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल पार्ट बी में जाती है। सिंपल है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए से रिलेटेड हमें मिलती है, पार्ट ए में गुड्स से रिलेटेड डिटेल डालनी है और पार्ट बी में हमें डालनी है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल। यहां तक क्लियर? यस सर। अब आराम आराम से देखना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आराम आराम से समझना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये ई वे बिल जो है ये जनरेट कैसे होता है ना, ये जनरेट कहां पर होता है? तो देखिए, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो सबसे जो आसान मेथड है, जो सबसे इजी मेथड है, वो तो सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, आपने कहाँ करना है बेटा? वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम लिखिए eWaybill gst.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यू कैन जनरेट योर ई वे बिल ऑन दिस वेबसाइट। सिंपल। ठीक है जी। सर और भी कई किसी तरीके से जनरेट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं सारे मैनर आपको एक बार दिखा देता हूं। लिख लीजिए जरा, ये सारा लिख लीजिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे जरूर लिख लेना, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो लिखो यूजिंग वेब बेस्ड सिस्टम। ठीक है, हमारे पास एक और वेबसाइट होती है eWaybill.nic.in, eWaybill.nic. या फिर आप क्या यूज कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई, दैट इज eWaybill gst.gov.in। ठीक है ना, आप कुछ भी यूज करो, आप सीधा ही जीएसटी के eWaybill पोर्टल पे चले जाओगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग एसएमएस बेस्ड फैसिलिटी। ठीक है जी, इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो होगा वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यूजिंग एंड्रॉयड ऐप, अगर आप यूजिंग एंड्रॉयड ऐप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो एक ना मोबाइल नंबर का ना एक नंबर होता है IMEI, 15 डिजिट का होता है, वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो आप एंड्रॉयड ऐप से भी ई वे बिल रजिस्टर करवा सकते हो, जनरेट कर सकते हो। या फिर बल्क जनरेशन फैसिलिटी। बल्क जनरेशन फैसिलिटी कौन लोग यूज करते हैं? जिनको एक ही समय में मल्टीपल ई वे बिल जनरेट करने होते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग फिर बल्क जनरेशन फैसिलिटी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है यूजिंग साइट टू साइट इंटीग्रेशन। ये लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनको 1000 से ज्यादा इनवॉइसेस ई वे बिल जो है पर डे जनरेट करने होते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन जनरेट योर ई वे बिल। मोस्ट कॉमन यही है कि हम लोग eWaybill.nic.in पे जाकर अपना ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, यूजिंग एसएमएस बेस्ड फैसिलिटी। तीसरा एंड्रॉयड ऐप। चौथा बल्क जनरेशन फैसिलिटी। एंड लास्ट वन इज साइट टू साइट इंटीग्रेशन। ये लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनको 1000 से ज्यादा ई वे बिल एक दिन में जनरेट करने होते हैं। क्लियर है? यस सर। सो दीज आर द वेज थ्रू विच ई वे बिल कैन बी जनरेटेड। तो जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने फटाफट से मुझे आंसर देना है बेटा। ठीक है, देंगे? चलो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ ई वे बिल, तो आपने क्या बोलना है? GST EWB 01। फॉर्म नंबर ई वे बिल का GST EW 01। कौन मुझे बताएगा? इन एवरी फॉर्म देर आर 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर डिटेल रिलेटेड टू गुड्स, पार्ट बी के अंदर डिटेल रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, जनरेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। दीज आर द मोड्स थ्रू विच ई वे बिल कैन बी जनरेटेड। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये था कि ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी कब है? सर जब जब मूवमेंट करोगे बिफोर कमेंसमेंट। मूवमेंट जब भी करोगे बिफोर कमेंसमेंट। ठीक है सर। फिर सर एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो कि सर एक बात बताओ, कोई वैल्यू का भी प्रॉब्लम है? यस, वैल्यू शुड बी मोर देन 50,000।
दो केसेस में इवन इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000 तो भी करना पड़ेगा, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस हमने पढ़े जहां पर ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होता इवन इफ द वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपये। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब वो केसेस कौन कौन से हैं, कुछ कुछ याद कर लेते हैं फटाफट से। मुझे बताओ, करेंसी, यस सर, एलपीजी टू द डोमेस्टिक हाउस होल्ड, और तीसरा नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी, कैरेसिन अंडर पीडीएस सिस्टम, कोरल जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स थे, ज्वेलरी, मेटल प्रोडक्ट, सॉरी प्रेशियस मेटल। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों को चाहिए नहीं होता ई वे बिल। ऐसे नॉन टैक्सेबल आइटम्स, लिकर वगैरह जारी होगी तो आईसीडी टू आईसीडी, कस्टम स्टेशन टू कस्टम स्टेशन, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से अगर आप माल सप्लाई कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो भी हम लोगों को ई वे बिल रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा स्टेट भी अपनी कोई लिस्ट निकालेगा, अगर कंसाइनर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और मूवमेंट थ्रू रेलवे हो रही है तो ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे डिफेंस फॉर्मेशन के लिए अगर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट वेयर कंसाइनर हूँ या मैं कंसाइनी हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो भी वहाँ पर ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लियर है? सो हमने बहुत सारे केसेस पढ़े, आपको एक दो बार ही पढ़ना है तो आपको वो लिस्ट लर्न हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। सर अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक बात बताओ, ये जनरेट कौन करेगा? हु विल जनरेट? देखिए लॉ में ना इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, कौन जनरेट करेगा? तो पढ़ाऊंगा तो सही में लॉ में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ई वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है, कंसाइनर भी, कंसाइनी भी और ट्रांसपोर्टर भी। क्रक्स ये है, ई वे बिल कोई भी जनरेट कर सकता है, कंसाइनर भी, कंसाइनी भी और कमॉन ट्रांसपोर्टर भी। ये क्रक्स है, जितना मर्जी मैं पढ़ लूँ एंड में यही निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले ना एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मुझे जवाब दे दो पहले। आप पहले मुझे जवाब दे दो। सोचना जरा ध्यान से, सोचना, आराम से सोचना। देखो ई वे बिल में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, है ना। तमीज तो ये कहती है कि पार्ट ए गुड से रिलेटेड है, तो वो तो डेफिनेटली किसको भरना चाहिए? जिसने मूवमेंट को कॉज किया। जो मूवमेंट को कॉज करेगा वही बता पाएगा डिटेल ऑफ गुड्स। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग पार्ट ए किसको भरना चाहिए? हुज एवर इज कॉजिंग द गुड्स। तो वो कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है। पार्ट बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन है, तो तमीज ये कहती है कि ये ट्रांसपोर्टर को भरना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो अब मैं आपको सिचुएशंस देने जा रहा हूं कि कब किसको क्या भरना है। क्लियर है? यस सर। आइए देखते हैं जरा। कहते हैं हु शैल जनरेट ई वे बिल। ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? दैट इज माई क्वेश्चन। आराम से देखेंगे। केस 1, अगर सप्लाई को कॉज करेगा, मतलब सप्लाई इज बीइंग कॉज्ड, यानी कि जो भी मूवमेंट है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि मूवमेंट का कारण कौन था? रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? यस सर। अगर तो वो रेल, एयरक्राफ्ट या वेसल, इनमें से कोई मोड यूज करता है, रोडवेज नहीं लिखा मैंने, रेलवेज, एयरक्राफ्ट या वेसल, तो याद रखना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन को भरने हैं। रेलवे वाले नहीं भरेंगे, याद रखना पार्ट बी रेलवे वाला नहीं भरेगा। तो पार्ट ए पार्ट बी, मैं रिपीट करूंगा, दोनों ही किसको भरने हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को भरने हैं। अगर मूवमेंट कॉज की जा रही थी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू रेलवेज या थ्रू वेसल्स या थ्रू एयरक्राफ्ट। क्लियर हो गया? यस सर। ध्यान से पढ़ना। लेकिन अगर मूवमेंट कॉज की जा रही थी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट था, आवाज मारेंगे, कौन था? रोड ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान से सुनना, वो क्या कहता है, अगर अपने व्हीकल से आप लेके जा रहे थे तो आप खुद ही क्या कर लेना? भर लेना उसको। खत्म हो गया। ठीक है। अगर थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी क्या होती है सर? मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपने डिलीवरी करी है थ्रू अमेजॉन, तो इसका मतलब जो माल जाएगा क्या वो थ्रू ईसीओ जा रहा है या थ्रू कोरियर एजेंसी जा रहा है? तो उसमें ऑप्शन दिया गया, या तो आप खुद भर लेना पार्ट ए की इंफॉर्मेशन, या फिर आप ऑथराइज कर देना किसको? उस ईसीओ को, उस ट्रांसपोर्टर को, उस कोरियर एजेंसी को कि वो भी पार्ट ए भर सकता है, लेकिन आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। क्लियर है? और पार्ट बी जो है, अगर तो अपना व्हीकल है तो आपको खुद ही भरनी है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी से जा रहे हो तो क्या वो ट्रांसपोर्टर ही भरेगा।
यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप खुद लेके जा रहे हो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, पार्ट ए भी आपको भरना है, पार्ट बी भी आपको भरना है, खत्म। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू लेके जा रहे हो, मतलब आपका अपना कन्वेंस नहीं था, आपने किसी ट्रांसपोर्टर को बोला मेरा माल ले जा, या थ्रू ईसीओ या थ्रू कोरियर एजेंसी, तो वैसे तो पार्ट ए आपको भरना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऑथराइज कर सकते हो पार्ट ए भरने के लिए, किसको? ट्रांसपोर्टर को, ईसीओ को और कोरियर एजेंसीज को। क्लियर हो गया? पार्ट बी तो इन एनी केस कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर ही भरेगा। बिल्कुल सही। तीसरा केस, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर मूवमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा था और सप्लाई किसको जा रही थी? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो याद रखना इसमें पहले ही मैं बता दूं, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड जा रही है ना, तो ये माना जाएगा कि मूवमेंट कॉज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड ने हालांकि माल निकाला था रजिस्टर्ड के लिए, लेकिन हम क्या मानेंगे? मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे में डेफिनेटली क्या पार्ट ए डेफिनेटली कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को ही भरना है। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे मानेंगे एज इफ मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? तो जैसे नंबर 1 पे मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने पढ़ना है। क्लियर है? लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड दूसरे अनरजिस्टर्ड को माल दे रहा है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो अब यहां पर उन्होंने क्या बोला कि ई वे बिल ऑप्शनल है। यहां पर ई वे बिल क्या है? ऑप्शनल है, कि चाहे ई वे बिल आप भर दो, चाहे ई वे बिल ट्रांसपोर्टर भर दे, कोई भी भर सकता है, इट इज ऑप्शनल। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो अब मैं सिचुएशन दे रहा हूं, आपने आंसर देना है, ठीक है? सोच के बताना। रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू एयरक्राफ्ट, रेलवेज या फिर वेसल, तो पार्ट ए और पार्ट बी याद रखना दोनों ही कौन भरेगा? रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा। खत्म हो गई। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू लैंड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू लैंड, तो उस केस में देखना पड़ेगा ओन है या हायर्ड है। हायर्ड का मतलब थर्ड पार्टी आएगी, तो इसमें पार्ट ए और बी आपको खुद ही भरना है, फिर तो बात ही खत्म है, क्योंकि अपने कन्वेंस में लेके जा रहे हो तो फिर तो आप ही भरोगे ना, सेल्फ। यस। तो इसमें वैसे तो पार्ट ए आरपी को भरना चाहिए और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को भरना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है कि आरपी अगर ऑथराइज करे तो क्या पार्ट ए भी कौन भर सकता है? ट्रांसपोर्टर, ईसीओ या कोरियर। क्या समझ आ गया? यस सर, फिनिश। तो हु शैल जनरेट समझ आ गया हमें। और अगर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है तो एट दी ऑप्शन है, वो खुद भी भर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है। और अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो ये माना जाएगा कि मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द रजिस्टर्ड, तो फिर सारे काम किसको करने पड़ेंगे? रजिस्टर्ड को करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। तो हु शैल जनरेट ई वे बिल, क्या हमें समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल सही। अब कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, बड़े ध्यान से सुननी है, ठीक है? कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, बड़े ध्यान से सुननी है आपने। देखिए, अब जो हम लोग समझेंगे ना, इसको ना आपने देखो, अगर मैं लॉ से पढ़ाऊंगा ना आपको, बेयर एक्ट से, तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरे से तमीज़ से समझोगे, प्रोसेस समझोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? देखो, प्रैक्टिकली होता क्या है, सपोज करो कि मैं हूँ मिस्टर ए, ठीक है जी, आई एम मिस्टर ए, जिसने माल को भिजवाना है लेट्स से बी के पास। ठीक है जी, बड़े आराम से देखेंगे। एंड मुझे ये डिलीवरी देनी है थ्रू ट्रांसपोर्टर। बड़े आराम से समझना है, बहुत सिंपल है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? अब लॉ कहता है कि भाई देख, क्योंकि पार्ट ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो तुझे ही भरनी थी, तो तुम क्या करो, पहले पार्ट ए तो आप भर ही दो। तो आप क्या करोगे, ई वे बिल जनरेशन में जाओगे, ठीक है, और वहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कौन सी भर देना, पार्ट ए की। तो पार्ट ए की जैसी आप इंफॉर्मेशन भरोगे ना, तो एक ना यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना है। एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, और ये जो यूनिक नंबर है ना, ये वैलिड रहेगा 15 दिन के लिए। क्यों सर, क्यों ऐसा रहेगा? देखो, लॉ कहते हैं कि ई वे बिल जनरेटेड तभी माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ मूवमेंट जब उसमें पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है। लेकिन अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अभी तक हमने सिर्फ क्या भरी है, पार्ट ए भर दिया। मान लो कि मैंने पार्ट ए तो भर दिया, ठीक है,
और उसके बाद यूनिक नंबर भी आ गया। अब मैंने क्या करा, ये जो यूनिक नंबर मैंने जनरेट करा है ना, ये मेरे को ट्रांसपोर्टर को देना है। अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, यूजिंग दैट यूनिक नंबर क्या पार्ट बी फर्निश कर देगा, राइट और जैसे ही वो पार्ट बी फर्निश करेगा जिसमें वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सारी डिटेल डालेगा, तो एक यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। यहां पर हम बोलेंगे कि यस, ई वे बिल फाइनली जनरेट हो चुका है, रेडी फॉर द मूवमेंट नाउ, कम ऑन, रेडी फॉर द मूवमेंट। तो मेरा क्वेश्चन है, ई वे बिल जनरेट कब होता है, जल्दी बताओ। क्या खाली पार्ट ए इंफॉर्मेशन सिर्फ अगर हम फिल कर देंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा क्या वो ई वे बिल जनरेट हो गया? नो, अभी जब तक नहीं होगा जब तक आप उसमें पार्ट बी नहीं, और पार्ट बी को भरने के लिए तुम्हें कितने दिन मिल रहे हैं? 15 दिन। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही है सर। तो ई वे बिल जनरेटेड कब माना जाता है? जब पार्ट ए भरा जाता है या पार्ट ए पार्ट बी दोनों भरे जाते हैं? यस, दोनों भरे जाते हैं। क्या यहां तक क्लियर? यस सर। तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मान लो ई वे बिल नंबर जनरेट हो गया, ठीक है जी, और मान लेते हैं कि ये जनरेट हुआ 5 PM 13 मार्च, आपने बिल जनरेट कर दिया, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इसकी वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल क्या होगी, व्हाट विल बी द वैलिडिटी, मतलब ये ई वे बिल कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा। सो अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरा वैलिडिटी पे। अगला क्वेश्चन किस पर आ रहा है? वैलिडिटी पे। तो आपने लिखना जरा वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, बड़े ध्यान से देखेंगे, विद एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, पहले आप नोट कर लीजिए। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल लिख लीजिए। इन केस ऑफ सिर्फ लिखना है, समझाऊंगा क्या होता है। अगर तो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बताऊंगा क्या होता है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन MMT, या तो ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ई वे बिल वैलिड रहेगा अप टू 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर तक का अगर डिस्टेंस है तो इसकी वैलिडिटी होगी 1 डे फ्रॉम रेलेवेंट डेट। लिख लीजिएगा 1 डे फ्रॉम रेलेवेंट डेट। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है तो फॉर एवरी 20 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपको हम 1 दिन तक वैलिडिटी दे देंगे फ्रॉम रेलेवेंट डेट। व्हाट इज रेलेवेंट डेट समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन सर अगर मेरे को 22 किलोमीटर जाना है तो लॉ क्या कहता है, फॉर नेक्स्ट 20 या पार्ट एक एडिशनल डे आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी को 22 किलोमीटर तक जाना है और ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो से जाना है तो आपको 2 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट तक वैलिड रहेगा। क्लियर है सर? अगर आपको लेट्स से 42 किलोमीटर तक के लिए जाना है तो 3 डेज, 49 के लिए भी 3 डेज, 59 के लिए भी 3 डेज। क्लियर है? यस सर। फॉर एवरी 20 और पार्ट क्या 1 डे ऐड होता चला जाएगा वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। क्या सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन इन एनी अदर केसेस 100 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन वैलिडिटी आएगी। जैसे अगर आप नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, ना वो ओडीसी है ना वो एमएमटी है, तो उस केस में आपको फॉर एवरी 100 किलोमीटर यू विल गेट 1 पर्टिकुलर डे एंड दैट 1 पर्टिकुलर डे विल बी काउंटेड फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट। तो अब मुझे 3 चीजें समझानी है, बताओ पहला कौन सा? एक तो मुझे बताना है ओवर डायमेंशनल कार्गोस क्या होते हैं, एक मुझे बताना है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, एक मुझे बताना है रेलेवेंट डेट का मतलब क्या। अगर मैंने बता दिया तो क्या वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगा? यस। अब बच्चा कहता है सर बताओ ओडीसी क्या होता है। देखिए ओडीसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रक का साइज है, ठीक है, और इसकी लेंथ दी हुई है 22 फीट, 22 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है, और इसके अंदर सामान रखा गया है लेट्स से 25 फीट का। अब आप मुझे बताओ, कई बार आपने देखा होगा ऐसा कि लेंथ से ज़्यादा सामान रख दिया जाता है, लेंथ थी 22, सामान आ गया 25, तो इसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। मतलब वो कार्गो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का सामान, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सामान
कैरी कर रहा है, यानी कि अगर वो 22 था और 25 कैरी कर रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं ओडीसीज। और आप सबको मालूम है कि ऐसे ओडीसीज की मूवमेंट स्लो होती है, और क्योंकि ये मूवमेंट स्लो होती है तो लॉ हमें फॉर 1 डे 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के लिए दे देता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें धीरे धीरे चलना होता है। क्या सबको क्लियर है? नहीं समझ आया? जल्दी बोल दो। ओडीसी पल्ले पड़ गया? जल्दी, कम ऑन, वेरी गुड, यस, ओडीसी समझ आ गया सर। चलिए अब आ रहे हैं मल्टी मॉडल में क्या होता है। देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, मल्टी मॉडल कहाँ यूज होता है। देखिए मान लीजिए कि मुझे ना बॉम्बे से माल मंगाना है, ठीक है ना, बॉम्बे से माल मंगाना है। अब हुआ ये कि मुझे बॉम्बे से माल मंगाना था दिल्ली, अपने फैक्ट्री तक माल चाहिए था। अब मान लो वो पहले रेलवे से आएगा, उसके बाद ट्रक से आएगा, प्रिज्यूम कर लो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उसको ये बोला कि भैया मुझे नहीं मालूम, चाहे तू 3 मोड यूज कर, मल्टी मॉडल, 2 मोड यूज कर, 3 मोड यूज कर, 5 मोड यूज कर, वो तेरी प्रॉब्लम है, मुझे मेरी डिलीवरी मेरे फैक्ट्री तक चाहिए। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जहां पर एक सिंगल प्राइस पर डिलीवरी देने के लिए वी आर यूजिंग मल्टीपल मोड्स, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। और जहां मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन आया था डेफिनेटली वहां पे डिलेज होती हैं, तो इसीलिए लॉ ने वहां पर भी क्या कह दिया कि फॉर एवरी 20 किलोमीटर वी विल गिव यू 1 डे, वी विल गिव यू 1 डे। क्लियर है? यस सर। इन एनी अदर केस वी विल गेट फॉर एवरी 100 किलोमीटर यू विल गेट 1 डे। क्लियर है? यस सर। अच्छा 150 किलोमीटर हुआ तो 2 डेज सर, 170 किलोमीटर हुआ तो भी 2 डेज, 110 किलोमीटर हुआ तो भी, 101 किलोमीटर हुआ तो भी 2 डेज। क्लियर है? लेकिन ये डेज काउंट कहां से करने हैं? रेलेवेंट डेट से। तो आइए देखते हैं व्हाट इज रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या लिखा है, द डेट ऑन विच बिल हैज बीन जनरेटेड। ये वो दिन होता है जिस दिन बिल जनरेट हुआ। आराम से देखना, 5 PM 14 मार्च बिल जनरेट हुआ, ये हो गया। तो रेलेवेंट डेट कौन सा हुआ? द डे व्हेन बिल इज जनरेटेड, यानी कि 14 मार्च आ गया। ठीक है सर। एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम टाइम एट विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड। मतलब पीरियड ऑफ वैलिडिटी आप कहां से काउंट करना शुरू करोगे? 5 PM से ही शुरू कर दोगे। ठीक है। ईच डे shall be counted as period expiring at midnight of the day immediately following the day of generation। मतलब जिस दिन आपने जनरेट किया था उसका अगला दिन, यानी कि 14 को जनरेट किया था, 15 दिन, 15 तारीख, 15 तारीख की मिडनाइट विल बी टेकन एज एक्सपायरी ऑफ 1 डे। क्या समझ आ गया या नहीं? तो अब आप मुझे बताओ, 5 PM को 14 मार्च को अगर आप बिल जनरेट कर रहे हो तो इसकी वैलिडिटी कब तक है? 15 मार्च 12 नून, क्या दे, 12 मिडनाइट, 15 मार्च 12 मिडनाइट तक इसकी वैलिडिटी है। सिंपल। सर अगर मैं 6 PM करता तो भी 12 मिडनाइट 15 तारीख, मतलब अगले दिन का मिडनाइट जो भी आएगा तब तक ये वैलिड है। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। लॉक कर दूं? यस सर। सर एग्जाम्पल देना, और देखो मैंने एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए। देखो मान लो ई वे बिल जनरेट हुआ 12:04 पे, 12:04 पे 14 मार्च को। बड़े ध्यान से समझना है, 12:04 14 मार्च। नेक्स्ट डे क्या है? 15 मार्च। तो 15 मार्च 12 मिडनाइट तक क्या ये वैलिड है? यस। ठीक है सर। सर अगर 11:58 14 मार्च पे किया होता तो? जल्दी बोलो, आप समझ रहे हो? 11:58 14 मार्च किया होता तो भी क्या मिडनाइट 12 15 मार्च? ऐसे याद रखो ना, दिन का अगला दिन ले लो और उसका मिडनाइट ले लो, खत्म। टाइम मैटर नहीं करता, आप समझ रहे हो? टाइम देखना ही नहीं होता, एक्चुअली में ये सच है। जनरेट कब किया था सर? 14 को। जब मर्जी कराओ, देखना ही नहीं है। क्या नेक्स्ट डे 15 के मिडनाइट, खत्म। जनरेट कब किया था? 18, छोड़ दो। नेक्स्ट डे 19 की मिडनाइट तक ये वैलिड है। समझ आ गया? यस सर। तो ऐसे 1 डे, 2 डेज कैसे होगा? 14 को जनरेट किया था, 2 डे का मतलब 15 16 के मिडनाइट। 3 दिन कैसे होगा? 14 को जनरेट किया था, 15 16 17 17 के मिडनाइट। पल्ले बढ़ गया? यस सर। तो वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल फिनिश।
नहीं समझ आया इनको। तो क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, ई वे बिल वैलिडिटी हमें पल्ले पड़ गई, बहुत बढ़िया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। अब होता क्या है नॉर्मली, ध्यान से देखेंगे जरा, एक बारी ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो इसकी डिटेल्स जो होती है ना, इसको शेयर किया जाता है विद द काउंटर पार्टी हु शैल कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। मान लो अरुण सेतिया माल भेज रहा था, तो मैंने ई वे बिल जनरेट कर दिया, तो जैसे ही वो जनरेशन होगा तो उसकी डिटेल किसके पास जाएगी? जिसको मैं माल भेज रहा था। अब उसको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, लेकिन अगर 72 घंटे बीत जाते हैं और ना वो एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। इट शैल बी टेकन एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। जल्दी बोलो फटाफट, देखो इसके अंदर इतने सारे पॉइंट है ना, तभी मैं कह रहा था कि इस चैप्टर को मैं एक दिन में पूरा खत्म कराऊंगा ना, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया, और अभी भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बस मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगा बस आपको, फिर सारे पॉइंट को एक बार हम कलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप टुडेज क्लास। क्लियर है? यस सर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे ख्याल से वैलिडिटी हमें समझ आ गया। अच्छा, एक ना पॉइंट आप और लिख लीजिएगा, जो हम लोगों ने अभी वैलिडिटी पढ़ रहे थे ना, वैलिडिटी जब हम पढ़ रहे थे तो एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लीजिए उसके अंदर। किधर गया वैलिडिटी? विद वैलिडिटी, ये रहा। देखो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में ना एक लाइन जरूर ऐड कर लेना, इसमें 1 लेग जो है ना वो शिपिंग होनी चाहिए। 1 लेग शिपिंग होनी जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया, मल्टी मॉडल में जैसे मैंने कहा कि रेलवे और ट्रक, ये भी मल्टी मॉडल होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी मॉडल तभी माना जाएगा जब उसमें से 1 लेग क्या होनी चाहिए? थ्रू शिप होना चाहिए। इसका मतलब पहले शिप, फिर रेलवे, फिर ट्रक, ये मल्टी मॉडल शिपमेंट है। शिपिंग होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 लेग मस्ट बी शिपिंग, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी मुश्किल से 5 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन विल टेक 1 और 2 मिनट। आइए देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले कहते हैं कि इन केस वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू दी अनदर, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, मान लो हमारा ट्रक में माल जा रहा था, अचानक से ट्रक खराब हो गया, ठीक है। तो अब ट्रक खराब हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या जो सामान हमने ट्रक 1 में डाला था, क्या वो हमें ट्रक 2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिल्कुल। लेकिन अब लॉ यहां पर क्या कहता है कि भैया सुन ले, अगर तू माल को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम 1 कन्वेंस टू दी अनदर कन्वेंस, तो तेरे को ध्यान रखना है कि जो कन्वेंस 2 है ना, उसकी इंफॉर्मेशन को तेरे को पार्ट बी में अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी तक हमने जो इंफॉर्मेशन डाली थी वो किसकी थी? कन्वेंस 1 की थी। लेकिन अब तुम शिफ्ट कर रहे हो कन्वेंस 2 में, तो मुझे बताओ क्या ये कर लोगे, या पहले आपको ट्रांसफर करने से पहले क्या आपको पहले पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, आपको अपडेशन करनी पड़ेगी पार्ट बी की, अदरवाइज आप इस तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, इन केस वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू द अनदर, द कंसाइनर, रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर बिफोर सच ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करने से पहले एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट करेगा डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस इन ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल इन द पार्ट बी। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो पेपर में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना एक्सेप्शन क्या है। देखो, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि ए दिल्ली में था और बी यूपी में था, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखना, ए ने बी को माल भेजना था, ठीक है सर। इसका प्रिंसिपल प्लेस है लेट्स से ए के अंदर दिल्ली, पटेल नगर में, ठीक है। पटेल नगर में ही इसका प्रिंसिपल प्लेस है, और इसका यूपी के अंदर मान लो लखनऊ में है, ठीक हो गया, ठीक है सर। अब होता क्या है, नॉर्मली जब हमें माल भेजना होता है तो हमने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया होगा, बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी सपोज करो दिल्ली में ही है, सेम स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो पहाड़गंज में है, मान लो वो प्लेस का नाम ऐसे ही लिख देते हैं हम, प्लेस जेड, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी वो कहां पे थी? जेड पे, ठीक है। और वो डिलीवर करेगी प्लेस एक्स पे,
लेकिन डिलीवरी कहाँ देनी है हमें? बी के प्रिंसिपल प्लेस पे। तो अब प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आ रही है, ध्यान से सुनना। मान लो कि हमें ए से बी पर माल भेजना होगा, बिल्कुल ए से जेड पर माल भेजना होगा। एक इसके लिए हम छोटा सा ट्रक लेंगे, बोलो ये ट्रक है बेटा हमारा, ठीक है, ठीक है सर। फिर जब माल यहाँ पर आ जाएगा, ये लेकर जाएगा प्लेस एक्स तक, यस। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हम फिर से एक छोटा सा ट्रक लेकर, क्या इसका मतलब देखा जाए तो क्या तीन ट्रांसपोर्टेशन यूज हुई हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी? बिल्कुल सर। और अभी अभी मैंने कहा कि जब जब माल ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर करने से पहले क्या हमें पार्ट बी अपडेट करना पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लॉ यहां पर एक्सेप्शन दे रहा है। लॉ कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर तक, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर तक अगर आपने कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया है तो उसकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। शर्त वो सेम स्टेट में होना चाहिए और अप टू 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कंसाइनर अपने प्रिंसिपल प्लेस से प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर तक लेकर जाता है गुड्स को किसी भी कन्वेंस में, तो उस कन्वेंस की इंफॉर्मेशन पार्ट बी में डालने की जरूरत नहीं है। शर्त वो अप टू 50 किलोमीटर होना चाहिए और विद इन द सेम स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल सही। और बिल्कुल उसी तरह से उस कन्वेंस की इंफॉर्मेशन भी नहीं डाली जाएगी जो प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तक के लिए इस्तेमाल किया गया था। समझ आ गया? अगेन सेम, वो भी सेम स्टेट में होना चाहिए था और अप टू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए था। तो मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें बार बार पार्ट भी अपडेट करना है। इसमें दो एक्सेप्शन है, बताओ कौन सी? कम ऑन। कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी। सिंपल, समझ आ गया? यस सर। तो ये लीजिए, ये हमने लॉक कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल सही है सर। अब एक क्वेश्चन आया, क्या ई वे बिल बनने के बाद कैंसिल हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है यार। 24 घंटे का समय है आपके पास, अगर आप चाहो तो 24 घंटे में जो ई वे बिल जनरेट हुआ था वो आप कैंसिल कर सकते हो। क्यों करोगे आप कैंसिल? हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन करना ही नहीं है, मूवमेंट करनी नहीं है। हो सकता है कि जो डिटेल हमने डाली थी वो चेंज हो गई है, तो हम पुराना वाला ई वे बिल कैंसिल करके क्या नया वाला जनरेट करेंगे? बिल्कुल। तो क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है? यस, विद इन 24 आवर खत्म हो गया। यस, लेकिन कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है अगर मूवमेंट शुरू हो चुका था और आपका ई वे बिल रास्ते में वेरीफाइड हो चुका था बाय द पीओ, अब कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो लिख लेना, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन द ट्रांजिट इन अकॉर्डेंस टू द रूल 138B। अगर एक बारी वेरिफिकेशन हो जाती है रास्ते में तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या सबको क्लियर? यस सर। अभी अभी हमने पढ़ा था इसकी वैलिडिटी होती है 1 डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, अगर अप टू 20 किलोमीटर और कुछ केस में अप टू 100 किलोमीटर के लिए 1 डे फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, ये वैलिडिटी पड़ी थी। क्वेश्चन आया क्या ये वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है? सर बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि मान लो कन्वेंस ही खराब हो गया रास्ते में, 4, 5, 10 घंटे उसमें लग गए, तो क्या ये बढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल। तो लॉ ने कहा यस ये बढ़ाई जा सकती है, लेकिन याद रखना एक्सपायरी के विद इन 8 घंटे आप बढ़वा लेना, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है ना। जैसे मान लो पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसके 8 घंटे के अंदर अगर आप बढ़वाना चाहो तो आप बढ़वा सकते हो, देयर आफ्टर ये एक्सटेंड नहीं होता। क्लियर है सर? अब मैंने आपसे कहा था कि लिमिट है 50,000 की, अगर 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल मैंडेटरी है। तो याद रखना हम लोग सेंट्रल जीएसटी पढ़ रहे हैं बेटा, इसका मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट में 50,000 से ऊपर क्या ई वे बिल मैंडेटरी होता है? यस। लेकिन इंट्रा स्टेट के अंदर क्या स्टेट अगर चाहे तो ये लिमिट बढ़ा सकता है? यस। तो वहां पर स्टेट ई वे बिल्स लग जाते हैं। तो कई स्टेट ने पता क्या बोला हुआ है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट में 1 लाख तक ई वे बिल नहीं चाहिए इंट्रा में, लेकिन जहां इंटर आ जाएगा तो क्या वहां पे 50,000 ही लर्न करना है हमें। यस। तो सर पेपर में आएगा तो क्या लर्न करना है? 50,000, क्योंकि स्टेट वाइज लिमिट हमें लर्न नहीं करनी। क्लियर है? यस सर। अब एक आखिरी क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन है अभी। ये क्वेश्चन आसान सा ही है, मान लेते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मेरा। यूपी से SEZ भी यूपी में है, हमने मूवमेंट करनी है,
तो अब मुझे बताओ कि यहां पर स्टेट ई वे बिल लगेंगे या फिर सेंट्रल ई वे बिल्स लगेंगे। इंटर होगा तो याद रखना सेंट्रल लगेगा, और इंट्रा होगा तो याद रखना स्टेट लगेगा। फटाफट से आंसर दे दो। यूपी से यूपी में जा रहा है लेकिन एसईजेड में जा रहा है। जल्दी बोल दो फटाफट से, चैट बॉक्स में सबने आंसर देना है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी दे दो। वेरी गुड। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें ना इंटर स्टेट वाला लगेगा, क्योंकि हमने आईजीएसटी में पढ़ा था सेम स्टेट से यू एसईजेड में जाएगा तो वो इंटर स्टेट होता है। सर गलत पढ़ा है आपने। देखो वो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, और हम जी ई वे बिल के अंदर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं पढ़ रहे, इंटर स्टेट मूवमेंट की बातें हो रही है। तो याद रखना, लिख लो, यूपी से यूपी एसईजेड में ये नो डाउट इंटर स्टेट सप्लाई तो है, ये सप्लाई तो है, लेकिन मूवमेंट ये इंट्रा स्टेट ही है। तो इसलिए इस पे स्टेट ई वे बिल्स लगेंगे, रूल लगेंगे, ना कि सेंट्रल ई वे बिल्स रूल्स। समझ आ गए या नहीं? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लिमिट कितनी होगी ये स्टेट के ई वे बिल रूल्स बताते हैं, ना कि सेंट्रल के। ये ध्यान रखना है आपने। नहीं समझ आया? समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया। आखिरी पॉइंट, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अब ये क्या होता है? बहुत आसान है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। पहले सुन लीजिए। मान लो ये मेरा कन्वेंस है, ठीक है, और इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ 6 लोगों का माल है, ठीक है, और सबकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है। तो मुझे बताओ क्या सबने EWB01 सबने जनरेट करा होगा? यस। तो कितने EWB01 हो गए? 6। अब इस ट्रांसपोर्टर को क्या कहा गया? ध्यान से सुनो। इस ट्रांसपोर्टर को कहा गया तू एक काम कर, सारे ई वे बिल का सीरियल नंबर तू कॉमन पोर्टल पे बता दे, और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन द फॉर्म EWB02 जनरेट करवा ले। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कब जनरेट होता है? जब एक ही कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ई वे बिल्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी आएगी मल्टीपल ई वे बिल्स के अंदर। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप सारे के सारे ई वे बिल के जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो आप रेफर करो, और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल को आप जनरेट कर लो। तो आइए पढ़ के देख लेते हैं इसको। ई वे बिल जनरेट हुआ था, मल्टीपल कंसाइनमेंट थी, तो ट्रांसपोर्टर को कहा गया ही मे इंडिकेट सीरियल नंबर ऑफ ऑल ई वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंसाइनमेंट्स ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड जनरेट कर सकता है कंसोलिडेटेड ई वे बिल प्रायर टू द मूवमेंट। याद रखना, ही मे इंडिकेट, ऑप्शनल है ये। ठीक है जी? ठीक है। एक आखिरी सवाल ध्यान से सुनना है, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे बड़े सारे। क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी हो सकता था कि 6 लोगों का माल था, सबकी वैल्यू 50,000 से कम थी, लेकिन कंबाइंड वैल्यू 50,000 से ज्यादा थी? बिल्कुल हो सकता है। इंडिविजुअल वैल्यू 50 से कम थी, कंबाइंड वैल्यू 50 से ज्यादा थी। तो अब यहां पर लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनो। यहां पर लॉ ने क्या बोला? बड़े ध्यान से देखना है बेटा सबने। अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट है और सबकी इंडिविजुअल वैल्यू 50,000 से कम है, लेकिन उनका एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है, तो फिर उस केस में जो ट्रांसपोर्टर होगा, इनको छोड़कर, रेलवे, एयरक्राफ्ट और शिप वालों को छोड़कर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर ये सप्लाई इंटर स्टेट है तो उसको जनरेट करने होंगे
सभी के ई वे बिल्स सेपरेटली या फिर कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन द फॉर्म जीएसटी EWB 02। डेफिनेटली वो क्या प्रेफर करेगा, कंसोलिडेटेड ही प्रेफर करेगा। क्या समझ आ रही है? इंडिविजुअल 50 से कम है, मिलाकर 50 से ज्यादा है और सप्लाई इंटरस्टेट है, तो उसको या तो सबका EWB 01 जनरेट करना पड़ेगा या फिर कंसोलिडेटेड EWB 02 वो जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा यहां पर, क्योंकि कंसाइनीज के लिए, कंसाइनर्स के लिए ये जरूरी नहीं था, क्योंकि उनकी वैल्यू 50,000 से कम थी। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सो दैट्स ऑल। आज की क्लास में हम इतना ही खत्म करेंगे, ठीक है? अभी भी थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया है, बट मैं नहीं चाहता कि एकदम खिचड़ी पक जाए। तो चलिए जाते जाते 2 मिनट सिर्फ मैं आपके लूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देना है आपने, ठीक है? लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपने बताना है वेदर ई वे बिल मैंडेटरी और नॉट। फर्स्ट सिचुएशन, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, सेम स्टेट, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, $40,000। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, इंटर स्टेट, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 10,000। ठीक है जी। तीसरा, ओडीसी, ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो पे माल जाएगा 62 किलोमीटर्स, वैलिडिटी फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन की वैलिडिटी आएगी? दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, आखिरी है ये, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, क्या अगर हमें मूवमेंट करनी हो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल पे, क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड है? वैल्यू 1 लाख है बेटा, वैल्यू इज 1 लाख। क्या नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में ई वे बिल चाहिए अगर वैल्यू इज 1 लाख? एक और मन कर रहा है मेरा, यूपी से यूपी के SEZ में जाएगा, स्टेट ई वे बिल रूल लगेंगे या सेंट्रल ई वे बिल रूल्स लगेंगे? 5 प्रश्न है। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। मिलेंगे अगली क्लास में, ई वे बिल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आई एम वेरी श्योर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको। एक बार ही अच्छे से इसको ओवरव्यू करो। एक बार में ना समझ आया तो दूसरी बार जरूर देखना क्लास को, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 ऑफ ई वे बिल्स के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आंसर देना मत भूलिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करना बनता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।